हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे मगध महाजनपद के बारे में। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद। ठीक है, उन और उनकी राजधानी और भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे मगध महाजनपद की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप एजुकेशन हब 940 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना @एजुकेशन हब 940 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद को। ठीक है, मगध महाजनपद का उत्कर्ष कैसे हुआ था वो डिस्कस करते हैं हम। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध महाजनपद पर सबसे पहले अधिकार बृहद वंश का था। ठीक है, जो मगध महाजनपद है उस पर जो शासन किया था वो बृहद वंश ने किया था। किसने किया था? बृहद वंश ने मगध महाजनपद पर सबसे पहले शासन किया था। ठीक है, जिसके संस्थापक बृहदरथ थे। कौन थे इसके संस्थापक? बृहदरथ थे। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था जरासंध। कौन था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक? कौन था? जरासंध। परंतु इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जरासंध के बारे में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण इतिहास में नहीं मिला है। इसके शक्तिशाली होने के कई मुख्य कारण हैं। ठीक है, जैसे विस्तृत उपजाऊ मैदान। जो उस समय मगध महाजनपद था वहाँ कई प्रकार की नदियां वहां से बहती थी, जैसे गंगा आदि बहुत बड़ी बड़ी नदियां वहां से निकलती थी, जिससे उस जमीन का उपजाऊ था और वहाँ खेती में बहुत आसानी हुआ करती थी। ठीक है, यह भी इसके शक्तिशाली होने का मुख्य कारण था। व्यापार में वृद्धि। ठीक है, जैसे विस्तृत उपजाऊ मैदान था तो वहाँ खेती अच्छी हुआ करती थी, जिससे खेती में व्यापार भी अच्छा हुआ करता था। कृषि में लोहे का उपयोग होने लगा। मगध वंश के शासनकाल में कृषि में लोहे का उपयोग होता था, जैसे लोहे की कई चीजों से खेती करना, जुताई करना, ये सब होता था, जिससे उसका विकास हुआ। ठीक है, लोहे की चीजों का यूज किया जाता था। प्राकृतिक सुरक्षा से भी उन्होंने अपने कई चीजों का निर्माण किया था। वन क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता। ठीक है, वन क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता अधिक थी, जिससे कि मगध वंश के शासकों को युद्ध में आसानी से कोई हरा नहीं पाता था, क्योंकि वह हाथी पर बैठा करते थे, जिससे वह जमीन से कई ऊंचाई पर रहा करते थे, जिससे उन्हें हाथियों से कई प्रकार की सहायताएं मिलती थी। धान की रुपाई भी उस समय हुआ करती थी। ये मगध के कुछ शक्तिशाली होने के कारण है। ठीक है, मगध महाजनपद पर राजवंशों का शासन। मगध महाजनपद में किन किन राजवंशों ने शासन किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? 7 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश, पांचवा है शुंग वंश, छठा है कर्ण वंश और सातवां है सातवाहन वंश। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 7 राजवंशों ने शासन किया था। पहला है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, छठा कर्ण वंश और सातवां सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हर्यक वंश की। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हर्यक वंश की। ठीक है, हर्यक वंश का जो समय काल शुरू हुआ था 544 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। ठीक है, किससे शुरू हुआ था? 544 ईसा पूर्व से। ठीक है, इसके कई प्रमुख शासक हुए थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिंबिसार का जो समय काल था वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? वह बिंबिसार था। कौन था इसका संस्थापक? बिंबिसार। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। जो हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी या मगध वंश की जो प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। बाद में इसे बदलकर क्या कर दिया गया था? राजगिर इसकी मुख्य राजधानी बनाया गया। ठीक है, बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में
कई क्षेत्र लिए थे, जिससे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार क्या करता था कि वह विवाह कर लिया करता था, जिससे वहां के राजा उसे दहेज में कई जमीनें या उसका क्षेत्र उसे दहेज के रूप में दे दिया करते थे, जिससे वह अपने वंश का या जनपद का विस्तार करता था। ठीक है। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। कितने विवाह किए? बिंबिसार ने 3 विवाह किए। प्रथम विवाह उसने कौशल राज की पुत्री महाकौशल देवी से किया, जिसे विवाह में दहेज के रूप में काशी प्रांत मिला था। ठीक है। कौन सा प्रांत मिला था इसे विवाह में दहेज के रूप में? काशी प्रांत इसे मिला। दूसरा विवाह चेलना से किया था। यह वैशाली की राजकुमारी थी। कौन थी यह? वैशाली की राजकुमारी। तीसरा विवाह छेमा पंजाब के मुद्र कुल की राजकुमारी से किया था। ठीक है। किससे किया था? छेमा पंजाब के मुद्र कुल की राजकुमारी से इन्होंने तीसरा विवाह किया था। ये विवाह के कारण ही इनके राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे आप कि विवाह के दौरान इन्हें क्या मिलता था दहेज में? भूमि या राज्य का क्षेत्र इन्हें दहेज में दिया जाता था, जिससे इसके क्षेत्र में विस्तार हुआ। बिंबिसार ने अपने शासन काल में अंग राज्य को जीता था। ठीक है। किसको जीता था इसने? अंग राज्य को जीता था, जिससे मगध वंश या मगध महाजनपद का विस्तार हुआ। वहां का सेनापति इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। जो अंग राज्य का सेनापति था उसने किसे बनाया? अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। ठीक है। इसके समय में अवंती के राजा प्रगोत, जो पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। ठीक है। किस रोग से ग्रस्त हो गया था? पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक है। क्या था कि अवंती के राजा प्रगोत को वहां के वैद्यों ने कहा था कि ये अब बच नहीं पाएंगे, इनकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है। लेकिन बिंबिसार ने क्या करा था कि अपना राजवैद्य था जीवक, वह उनका विश्वसनीय और योग्य वैद्य था। ठीक है। जिसे बिंबिसार ने क्या किया था? उसे अवंती के राजा के पास भेजा था और उसने उनका इलाज कर उनको स्वस्थ कर दिया था। ठीक है। जिसके कारण प्रसन्न होकर अवंती के राजा ने उनके साथ मित्रता कर ली और जिससे उनके क्षेत्र का अवंती में विस्तार हुआ। ठीक है। अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा भाला मारे जाने से बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी और अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा बना था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को इसलिए मारा था क्योंकि अजातशत्रु कई बार कहता था कि मुझे इसका राजा बना दीजिए, लेकिन बिंबिसार उसकी बिल्कुल नहीं सुनता था। इस कारण अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और वहां का राजा बना। अजातशत्रु का समयकाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका समयकाल 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु ने अपना शासन आरंभ किया था। ठीक है। अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु करने के बाद उसने अपना शासन आरंभ किया। इसलिए इसे पिता पितृहंता भी कहते हैं। ठीक है। इसने जो अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए उस समय इसे पितृहंता भी कहते थे। अजातशत्रु का अर्थ था शत्रु का नाश करने वाला। क्या था? शत्रु का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते थे। जो अजातशत्रु को कुणिक भी कहते थे। अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी। किसके समय काल में हुई थी? अजातशत्रु के समय काल में हुई थी। कहाँ हुई थी? ठीक है। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है। क्या किया था उसने? अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिलाया था। जब उसने आक्रमण किया था वैशाली पर, उसी समय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। याद रखिएगा, वैशाली पर आक्रमण के दौरान बौद्ध संगति हुई थी। इस युद्ध में दो नए हथियार, ठीक है, इस युद्ध में दो नए हथियार रथमूल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया गया था। जब ये युद्ध हुआ था तो अजातशत्रु ने दो नए हथियारों का आविष्कार किया, जिसे रथमूल और महाशिलाकंटक कहा गया। अजातशत्रु के पिता के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसके साथ भी वही हुआ जो इसने अपने पिता के साथ किया था। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। चलिए उदयन का समयकाल डिस्कस कर लेते हैं। यह 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक था। इसने भी अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे भी पितृहंता
कहते थे। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि पितृहंता अजातशत्रु को क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। वही काम उदयन ने किया, उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहने लगे। इसने गंगा या सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। जहां पर बिहार के पास जहां गंगा और सोन नदी आपस में मिलती हैं, वहां उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। इसने राजगिरह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र बना दी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजा के समय काल में पाटलिपुत्र की राजधानी बनी थी। ठीक है, तो याद रखिए उदयन के समय में यह पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी। ठीक है, कहाँ से बदल कर की थी, राजगिरह से बदलकर पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, अब नागदशक की बात कर लेते हैं। नागदशक कौन था, ये उदयन का पुत्र था। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उदयन के बाद हृदय वंश का शासक कौन था, नागदशक बना। ठीक है, यह एक अयोग्य शासक था। कौन था ये, अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। किसने कर दी थी, इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की थी। क्या हुआ था कि ये एक नाग दशक था जो एक अयोग्य शासक था, इसे कुछ भी नहीं आता था, ये आवारागर्दी में रहा करता था। तो जिस वजह से इसके सेनापति ने इसी चीज का ऐसे फायदा उठाकर इसकी हत्या कर दी और क्या किया, एक नए वंश की स्थापना की। ठीक है, जिसका नाम नंद नंद वंश रखा। ठीक है, क्या रखा, नंद वंश। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम शिशु नागवंश की। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, शिशु नागवंश की। पार्ट 3 में शिशु नागवंश की बात करेंगे।